नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज पुनः हम जो दिसंबर 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 पेपर हुआ था, उसी की चर्चा करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ का पेपर दे रहे हैं, तो आपने अगर पूरा पेपर देख लिया, डिस्कशन समझ लिया, अब कम से कम 15 से 20 सवाल ज़्यादा बना के आएंगे। ये हमारे तरफ से गारंटी है। आखिर इन सवालों को बनाया कैसे जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले का जो सवाल पूछा जाता था, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग थी। अब आप क्वेश्चन की प्रकृति को अलग देखेंगे, तो साहित्य को अब संपूर्णता में पढ़ने की ज़रूरत हो गई है कि जब तक साहित्य को आप डेप्थ में नहीं पढ़ते हो, समझ के नहीं पढ़ते हो, संपूर्णता में नहीं पढ़ते हो, तब तक सवाल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को पूरी वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन घंटी राइट में है, उन्हें प्रेस कर देना। दोस्तों, कल हमने अध्यापक पूर्ण सिंह तक पूरा किया था। कल की वीडियो जरूर देखिएगा। सेकेंड पार्ट में हमने अध्यापक पूर्ण सिंह तक को हमने बनाया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन स्थापना और तर्क के सवाल है। हमने अलग से भी स्थापना और तर्क के सवाल आपको बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थापना और तर्क के सवाल, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्थापना और तर्क में है जो सवाल है वो है दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन। बिल्कुल सही है दोस्तों। दलित जीवन का जो आज भी वैचारिक आधार है, मतलब जिसे आधार बनाकर दलित अपने विमर्श को लिखते हैं, उनका मुख्य आधार अंबेडकर जी ही है। आर है क्योंकि अंबेडकर दर्शन मात्र दलित विमर्श कर सकता है। दोस्तों, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ मात्र लगा हुआ है। अगर यहाँ पर होता क्योंकि अंबेडकर दर्शन दलित विमर्श पर विचार कर सकता है तो सही होता, लेकिन यहाँ मात्र लगाने से इसका मतलब ये हुआ कि केवल अंबेडकर दर्शन ही विमर्श कर सकता है दलित विमर्श पे, दूसरा नहीं। बहुत सारे दलित लेखक हुए हैं जिन्होंने दलित विमर्श लिखे, आज भी लिख रहे हैं, तो मात्र अंबेडकर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही सवालों तक, आंसर तक हमें पहुंचना होता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा पहला सत्य होगा, ए सत्य होगा और आर असत्य होगा, मतलब आंसर हमारा तीसरा, यानी ऑप्शन जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा। अब आगे की ओर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी सवाल पूछा है दोस्तों। निम्नलिखित में से चंदनवाला रास के रचयिता कौन है? हमने जब आप क्लास ले रहे होंगे या जो क्लास लिए होंगे, हमने संपूर्ण साहित्य आपको कोडिंग में बताया है। ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल आएंगे सब कोडिंग से आप बना सकते हैं। तो पूछा है चंदनवाला रास की रचयिता क्या है? दोस्तों, कोडिंग भी याद है, आसगू का। हम आशा करते हैं किसका? चंदन का। और चंदन का आशा करके हम जीव के प्रति दया करते हैं, तो जीव दया रास, यानी चंदन वाला रास और जीव दया रास दोनों आसगू की रचना है। हम लोग पढ़े ही है, याद रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, बड़े ही स्टेटमेंट, गोदान का ये स्टेटमेंट है। गोदान उपन्यास आप सबने पढ़ा होगा, मुझे लगता है बीए में गोदान लगा हुआ है, एमए में भी लगा हुआ है, हमने भी गोदान पढ़ाया है और सिलेबस में भी गोदान लगा है। तो गोदान, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, हिंदी से इतर व्यक्ति भी गोदान पढ़ते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये जो है, बड़े आदमियों को अपने नाक दूसरों की नाक से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। गोदान के किस पात्र का ये डायलॉग है? दोस्तों, गोदान में जो फेमस कैरेक्टर है उसी का ये डायलॉग है। ये डायलॉग दोस्तों, जो धनिया है, जो होरी के वाइफ धनिया है, कहा जाता है कि धनिया एक आधुनिक दौर की महिला है, मतलब कि वो आधुनिकता के प्रति ज़्यादा जागरूक है, वो ज़्यादा सोचती है, जबकि जबकि होरी जो है वो हमारे पारंपरिक मान्यताओं पर चलने वाले हैं।
बहुत जगह स्टेटमेंट देखेंगे, होरी चाहता है कि हम हीरा जो उनका भाई है गाय को जहर दे दिया था, उसके घर में जब पुलिस कुर्की के लिए आता है तो होरी बचा लेता है, क्योंकि वो परंपरागत मान्यताओं को मानता है। लेकिन धनिया नहीं मानती है। धनिया का कहना होता है उन्होंने गाय को विष दिया है तो उनके घर में कुर्की जरूर करेंगे। तो जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाता है। और ये स्टेटमेंट जो है धनिया का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हमने कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट खूब पूछता है दोस्तों, इसीलिए इस बार जो हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे, अभी नया बैच शुरू हुआ, फिर 30 के बाद होगा, तो उसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा रहे हैं। और कम से कम हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 सवाल पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो हिंदी साहित्य से पेपर देते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास 90% बच्चों को समझ ही नहीं आती। तो मैं उन बुक को भी समझाऊंगा। और आखिर क्या सोच रहा है इंसान अल्लाह के प्रति, दिनकर के प्रति, पीछे पूछा हुआ था निराला के प्रति शुक्ल का क्या दृष्टिकोण है, महादेवी वर्मा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, और अभी जस्ट पूछा है इंसा अल्लाह, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। देखो, मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इन शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। वो शब्द था दोस्तों तत्सम। याद रखिएगा, शुक्ल की बुक जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सारी चीजें आएगी। और आती है आधुनिक काल जब हम शुक्ल के बारे में पढ़ते हैं, तो तत्सम को जो है वो मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय के पात्र है, बहुत इजी है। अज्ञेय के पात्र दोस्तों, अज्ञेय के उपन्यास है शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। तो 3 इनके फेमस उपन्यास है। सबसे फेमस उपन्यास है शेखर एक जीवनी। उसमें सबसे फेमस पात्र अगर शेखर के बाद कोई है तो वो शशि है और एक सरस्वती। सरस्वती भी फेमस पात्र के रूप में सामने आती है। तो हमारा सी होगा, तो ना तो ए होगा ना तो ए, मतलब सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। दूसरा है भुवन। शेखर एक मतलब कि भुवन भी फेमस पात्र है। भुवन, आप ये मुझे बताना है कि भुवन भुवन अज्ञेय के ही उपन्यास के पात्र है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए भुवन किस उपन्यास के पात्र है। तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना भुवन किस उपन्यास के पात्र है। और भुवन और सरस्वती दोनों जो है किनके पात्र हैं, तो अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। तो इसका आंसर बी और सी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा है कि राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से है। अब देखिए, हम राम की शक्ति पूजा आपने पढ़ा है, हमने चर्चा भी किया है। राम की शक्ति पूजा निराला की एक कालजयी कृति है। और कहा जाता है कि निराला जी जो थे सरोज स्मृति में टूट गए थे, क्योंकि उनके पूरा परिवार मर गए थे। एक पुत्री थी, वो पुत्री भी बीमारी से चल बसी। तो उसी पीड़ा से उन्होंने सरोज स्मृति लिखा था। सरोज स्मृति में जहाँ निराला को अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है, वही राम की शक्ति पूजा में उन्हें एक अंधकार के बाद एक छोटी रोशनी दिखाई पड़ती है। उसी को आधार बनाकर निराला जी ने राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी कृति की रचना की है। अब सवाल आता है, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदार चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि राम और रावण का कहता है ना कि एक अनिर्णित बिना निर्णय का एक लंबा लड़ाई, उसी का चित्रण किया है। बहुत सारे साहित्यकारों का मानना था
कि यहाँ पर राम की जो समस्या थी, वो समस्या कहीं न कहीं निराला की भी समस्या थी, कि जो जीवन के अधिकतम समय तक संघर्ष करते रहा। जैसे राम 14 वर्षों तक संघर्ष किया, वैसे भी निराला। तो पहला स्टेटमेंट इनका बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। नहीं, गलत होगा दोस्तों, यहाँ नहीं हुआ है। वैसे देख लेते, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तर पर विचार करने वाली अर्थ योजना ऑपरेटिव है। बिल्कुल सही है कि इसमें जो है कि बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। एक ही चीजों के बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे अर्थ निकाले हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है, बिल्कुल गलत है। राम को एक सामान्य मानव की तरह दुख दर्द को झेलते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा, पहला और तीसरा होगा, पहला और तीसरा होगा। तो यहाँ पर यही चीजें देखना, मैंने नोट्स में लिखाया भी है कि राम की शक्ति पूजा का उल्लेख किस पुराण में है। श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं है, इसमें कृष्ण का उल्लेख है, राम का उल्लेख अलग किया गया है। आपको बताना है कमेंट करके कहाँ किया गया है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। नेक्स्ट सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही उपन्यासों का क्रम बनाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है राग दरबारी है, जिंदगी नामा है, झूठा सच है, मानस का हंस है। मैंने शायद आपको एक बार बताया था कि एक दो सवाल, जो अधिकतर सवाल जो है सेम राइटर के क्रम पूछते हैं, वहाँ आपको कोडिंग याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में। दूसरी बात ये भी हमने कहा था कि आप फेमस राइटर का जो है डेट जरूर याद रखिएगा, जो फेमस राइटर है। और जितना अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे फेमस उपन्यास हैं, तो इनका डेट तो जरूर याद कीजिएगा। एक भी याद है तब भी आपको याद हो जाएगा। जैसे झूठा सच, मैं देखता हूँ झूठा सच सबसे पहले आएगा, लगभग 1958-60 की रचना है झूठा सच। तो यहाँ पर झूठा सच एक से ही हमें आंसर आ गया। उसके मानस का हंस, राग दरबारी, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा तो सबसे बाद कृष्णा शोभती की रचना है जिंदगी नामा, ये बहुत बाद की है, तो ये सबसे लास्ट में होगा जिंदगी नामा। तो एक से भी बन जाएगा कि झूठा सच पहले है, तो हमारा आंसर ये होगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा, ये हमें तो सब सारे का डेट याद है, लेकिन ऐसे रचनाओं का डेट आप भी याद करिए। हमने क्लास में भी बहुत बार कोडिंग से भी डेट बहुत सारे फेमस रचनाकारों का याद कराया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम में ऐसी रचनाओं का डेट याद करके जाओगे, जिससे कि सवाल, ये सब सवाल बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक से ही हम आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। ऐसे सवाल गलत करोगे बहुत दिक्कत होगा। अब देखो, क्वेश्चन वेस्टर्न काव्य शास्त्र का मिलाने वाला है, ये पूरा हम लोग पढ़े हुए हैं, आपको पढ़ाए भी हैं, तो एक रचना से भी बन जाता है। हम लोग मिलाने वाला देख रहे हैं, और ऐसे रचना तो 5 सेकंड में आपसे बननी चाहिए। अब देखो, पहले ही रचना है प्लेटो। प्लेटो की रचना इयोन है। आपको कोडिंग याद कीजिए प्लेटो का। हमने जनरल, जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब पर हमने प्लेटो का कोडिंग डाला है। प्लेटो को कोडिंग हमने बताया था, एक बच्चा प्लेट में खाना खाता है दोस्तों, और 4-5 साल का बच्चा प्लेट में खाना खाता है। जब उससे खाना छीनने की कोशिश करो तो वो आपको मुंह दूसेगा। बिहार में कहावत है मुंह दूसना, यानी ई करेगा। तो ई करेगा, तो प्लेटो की पहली रचना है इयो। आगे के कोडिंग के लिए जब आप क्लास जुड़ेंगे तो पूरा प्लेटो कोडिंग आएगा, साथ ही यूट्यूब पर देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि पहला का दूसरा किस किस में है। दोस्तों, पहला का जो दूसरा है मात्र 2 नंबर ऑप्शन में। देख रहे हैं, पहला का दूसरा कहाँ है? इयोन। अच्छा हाँ, पहला का दूसरा जो है 1 नंबर में है दोस्तों, ये इसमें है पहला का दूसरा।
तो अब देखते हैं कि पहले नंबर पर दूसरा कहीं है, कहीं नहीं है दोस्तों। मतलब अगर एक रचना भी आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी मिलाने वाला आ रहा है तब भी हमारा सवाल बन जा रहा है इयोन। अब इसे हमने तो सारा आपको याद करवाया है। बिस्मथ डब्ल्यू के का है लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरीज का हमने याद कराया है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। काले आदमी जो है, मैंने बताया था काले आदमी को एड्स हो जाता है, फिर वो चर्च में जाता है, कन्फेशंस करता है, लेक्चर्स देता है वहां से। फ्रैंक लेविस, आपको बताया है कि फ्रैंक लेवाइस के जीन्स पहन के ग्रेट ट्रेडिशन की बात करता है। सारा हमने कोडिंग बताया। तो कोडिंग जिंदाबाद है दोस्तों। संपूर्ण साहित्य को रटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसी को हम कोडिंग से बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आप भी, अगर जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार एग्जाम के बाद 10 क्लास फ्री लेकर देखें। आपको साहित्य नहीं रहेगा, साहित्य लगेगा कि यार ये भी साहित्य है। जो बच्चा अभी दूध पी रहा है या 5वीं क्लास के बच्चे को संपूर्ण साहित्य अगर मेरे पास पढ़ ले 6 महीने, तो वो टिप्स पर हो जाएगा। ऐसे सवाल ही है, और कहते हैं रिजल्ट नहीं होता है भाई। अब ऐसे सवाल में भी रिजल्ट नहीं होगा तो फिर हम दूसरे को क्या करते हैं? जब हम असफल होते हैं तो हम लोग दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से कोई फायदा नहीं है। हमें जब भी हम फेल करते हैं तो हमें समझना होगा कि उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जब तक ये बात हम नहीं मानेंगे तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन साबुन पानी बिना। ये समझना वही मित्र बेस्ट है जो आपकी कमियों को बताता है। हम बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आता है, वो कहते हैं कि सर हमें सब कुछ याद है। तो फिर सवाल है रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ याद है तो कहीं ना कहीं दोस्तों कमी है। इसी कमी को हम, जब आप क्लास पढ़ेंगे तो इसी कमी को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सवाल है, तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बिन छाजनी भई गाढ़ी, तन तिन उर भा झूर खरी, भई भरखा दुख आगरी चरी। इस पूरे करवक में नागमती विरह की दशा के बारे में यह विचार किसका है? बहुत बढ़िया लाइन है दोस्तों, ये नागमती विरह का है। और नागमती विरह में जो है 12 महीने में 12 तरीके से नागमती ने विरह दर्शाई है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। उसी पद्मावत में एक सेक्शन जो है नागमती विरह का है दोस्तों। उसी नागमती विरह में कहता है कि यह जो ऊपर के बारे में जो ये लाइन है, यह आंशिक माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। यह आशिक माशकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, बल्कि हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। दोस्तों ये स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनका सात्विक, मर्यादापूर्ण और माधुरी मनोहर है। अच्छा अब देखिए, ऐसे सवाल को हम कैसे जान जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? बिना पढ़े भी जान जाओगे दोस्तों, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बात कही है उसका संबंध मर्यादा से। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव व्यू किसी को दिए हैं तो वो तुलसी है। उसके बाद पॉजिटिव व्यू में भारतेंदु जी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को भी वो शुक्ल जी एक उत्कृष्ट रचना मानते हैं। तो चूंकि पद्मावत का ही पाठ है नागमती विरह, तो उसे भी एक सामान्य धरातल पर शुक्ल जी लाने का प्रयास करेगा। अगर नहीं भी जानते हो किसका स्टेटमेंट है तो ये शुक्ल जी का ही स्टेटमेंट हो। अगर हमने अभी तक आपने देखा होगा, जो शुरू से वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट का देख रहे हैं,
तो लगभग 8-10 सवाल शुक्ल से पूछ चुके हैं। यही मैं बात कहता हूँ कि शुक्ल के हिंदी साहित्य को समझना कितना जरूरी है दोस्तों। एक ही शुक्ल है जहां 100 में से 10-15 सवाल एक ही व्यक्ति को लेकर के पूछा जाता है, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए समझना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिलाने वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब में तो कोई दम ही नहीं होता है, एक से ही बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन बनाने में। तो पहला क्या है, सप्तपर्णी, याद भी कराया, गिरिराज किशोर का है, यानी कि पहला का दूसरा, मतलब कि सीधा सा पहला के दूसरा कौन कौन में है, 2 में है पहला का दूसरा के, तो फिर यहाँ अभी तक नहीं बना है। हम हसमत, बहुत फेमस लाइन है, हम हसमत, ये दोस्तों कृष्णा शोभती का है, हमने याद भी करवाया है कोडिंग से। हम हसमत कृष्णा शोभती का है, मतलब बी का जो है सी का पहला, तो सी का पहला है, मतलब हमारा आंसर डी होगा। अब देख लेते हैं, आज के अतीत भीष्म शाहनी का है, हो गया चारों। तो 1-2 भी हमें याद रहता है तो सवाल आसानी से बनता है। मान ली सप्तपर्णी गिरिराज किशोर का है। लौट आओ धार, जो बट गया लौट आओ धार, दूधनाथ, मैंने बताया था दूध की धार बहती है, दूधनाथ सिंह का कोडिंग कराया, याद कीजिए। हम हंस मत, कृष्णा शोभती इतना शोभती है कि उसकी मम्मी कहती है ज्यादा हंस मत। कोडिंग आज का अतीत भीष्म शाहनी। तो कोडिंग को याद होना बहुत जरूरी है, बार बार कहता हूं कोडिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है। पढ़े ही हो, हमने पढ़ाया भी है कि यहां कहता है कि स्वाधीनता से पूर्व पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में किस उपन्यास में बताया गया है। बहुत फेमस है भीष्म शाहनी का तमस। स्वतंत्रता पूर्व में जो सांप्रदायिक, यानी भारत विभाजन पर, जब भारत विभाजन की घोषणा हुई थी तो उसी समय जो है 1973-74 की रचना है तमस, भीष्म शाहनी की बहुत ही फेमस रचना है। तो उसी स्वाधीनता प्राप्ति के दौरान जो भारत विभाजन हुआ था उसमें बड़ी सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसकी चर्चा हमने किया भी है, क्लास में भी बताया है। उसी सांप्रदायिक दंगे की जनता चर्चा इसमें है। अब आता है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम बताएं। तो कहानी संग्रह ही पूछता है डेट वाला, कहानी हमने कभी नहीं देखा कि कहानी पूछ लिया, क्योंकि जो डेट दिया होता है कहानी संग्रह में होता है, इसलिए होता है अधिकतर, क्योंकि एक कहानी मुश्किल से 20-25 पेज का होता है, तो फिर उसे अलग अलग नहीं प्रकाशित किया जा सकता है, इसलिए 10-20 कहानी को एक साथ प्रकाशित किया जाता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं तो कहानी संग्रह की ही हम बात करते हैं। तो दोस्तों, या इन चारों में सबसे पहले कौन होगा, तो आपको याद होगा सबसे पहले तो नए बादल होगा, इसलिए कि सबसे पहले जिनका संग्रह आया था नए बादल में ही आया था दोस्तों। अब देखेंगे, नोट्स देख लेना, उसमें मैंने चर्चा भी किया है कि सबसे पहले संग्रह जो है नए बादल का आया था। तो एक से ही आंसर बन जाएगा। देखो पहले स्थान पर कौन है, तो बी में पहला स्थान पर दूसरे नंबर का है, तो आंसर यही होगा, नए बादल होगा। फिर जानवर और जानवर होगा, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश अंतिम। तो एक से ही आंसर हमारा बन जा रहा है, लेकिन हमें कम से कम 5-10 रचना तो क्रम से याद होना चाहिए फेमस उपन्यास का। अब ये स्टेटमेंट है चंद्रगुप्त नाटक से, बहुत ही फेमस नाटक है चंद्रगुप्त। कहता है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। कहता है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था। चंद्रगुप्त नाटक आप लोग पढ़े हो, बहुत ही फेमस है। तो इसमें किसके बारे में चाणक्य ने कहा था। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के गुरु थे, और ये बात जो है जब आप नाटक पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएगा। ये बात बररुचि के बारे में कहा था, बहुत फेमस पात्र है बररुचि। बररुचि चंद्रगुप्त के बहुत फेमस पात्र है, उसी के बारे में ये बात
कही गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत फरोश। गीत फरोश दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र के बहुत ही फेमस कविता है गीत फरोश। इसके बारे में हमने बताया भी है, जो हमने वीडियो भेजा है उसमें गीत फरोश पर बहुत ही चर्चा करके बढ़ाया है, तो वहां से आप देखे ही होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि गीत फरोश के बारे में कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं। पहले, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। बिल्कुल सही है। इसमें है कि गीत फरोश में मैं गीत बेचता हूँ, नए नए गीत बेचता हूँ, तो ये शब्द आया है, तो पहला तो सही होगा। तो हमारा आंसर या तो पहला होगा या दूसरा होगा, क्योंकि पहले ना तो तीसरे में भी ए है ना चौथे में, इसलिए हम 50% तक तो आ सकते दोस्तों। इसी तरह काट दिया कीजिए, जो नहीं होगा उसको काट दीजिए। अब हमें दिमाग मात्र इसमें और इसमें लगाना है। कहता है आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। आज के कवि जो है ग्राहक के मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। बिल्कुल सही है कि आज के कवि जो है, इसी में बताया गया है कि ग्राहक जैसा चाहता है, मतलब लेखक जिस प्रकार के गीत चाहता है उसी प्रकार के गीत जो है कवि लिखता है, क्योंकि कवि भी अपने फायदे के लिए गीत लिख रहे हैं। अब दो हमारा सही होगा तो आंसर तो बी होगा। अब कहता है कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। बिल्कुल गलत है। कवि शौक से गीत लिखता और बेचता नहीं, गलत है। वो ग्राहक के अनुसार गीत लिखता है और बेचता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता क्या है। बड़ा फेमस है, हमने कोडिंग से सारा बताया है। कविता क्या है, किस भाग में है, चिंतामणि के किस भाग में है। ये तो बहुत इजी सवाल है, पहले ही भाग में, नोट पलट लीजिएगा। कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में है दोस्तों, पहले ही भाग में है, नोट्स पलट लीजिएगा। इसका हमने पूरा कोडिंग भी करवा दिया था। चिंतामणि भाग 2 में कितने निबंध हैं सबका हमने कोडिंग करवाया था, और चिंतामणि भाग 1 में मुश्किल से 3-4 निबंध है, उसको भी हमने कोडिंग के द्वारा याद करवाया था। याद रहना चाहिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किस पात्र के बारे में मुर्दहिया उपन्यास, आपको पता होगा मुर्दहिया उपन्यास किसका है, बहुत ही फेमस है मुर्दहिया उपन्यासकार। ये दलित उपन्यास है दोस्तों। मुर्दहिया आत्मकथा है, आत्मकथा है मुर्दहिया। ये दलित आत्मकथा है और फेमस राइटर है। और इसका कमेंट में मुझे बताइएगा मुर्दहिया के लेखक कौन है। आत्मकथा है, इनकी 2 फेमस आत्मकथा है, एक मुर्दहिया और एक और है मणिकर्णिका। ये दोनों बहुत ही फेमस है। जेएनयू में ये प्रोफेसर भी रहे। अब जरूर बता देना, मैंने क्लास में भी चर्चा किया, अदर जगह भी हमने बताया है कि मुर्दहिया के लेखक कौन है। और मुर्दहिया जो है, मुर्दहिया मतलब क्या होता है, जहां मुर्दा को जलाया जाता है उसी स्थान को मुर्दहिया कहा जाता है। तो कहता है कि उसके परिवार से, जब आप मुर्दहिया पढ़े होंगे तो ये बात आई जरूर होगी कि उसके परिवार से कब को शामिल नहीं है दोस्तों। मुन्नर भी है, आया है उपन्यास में, सोमर भी है, मुनेश्वर भी है, और ये सुदेश्वर नहीं है। ये क्या है, सुदेश्वर नहीं है। थोड़ा डेप्थ में जाके सवाल पूछा है, लेकिन हमें समझना होगा कि इसमें सुदेश्वर नहीं है। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है दोस्तों। बहुत इजी सवाल है। पूरा हमने मनोविश्लेषणवाद टॉपिक ही पढ़ाया था, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद। उसमें ईगो, सुपर ईगो सबकी चर्चा की थी। यूट्यूब पर जनरल वीडियो भी हमारा मनोविश्लेषणवाद पे है। जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं तो विप्लव स्टडी सेंटर दे के मनोविश्लेषणवाद डालिए, हमारा वीडियो आ जाएगा। तो वहां से भी देखते हैं कि मनोविश्लेषणवाद में जो है काम वृत्ति पर भी बताया गया, अहम, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, सब पर चर्चा है। तो इसमें चर्चा कितनी है, टेक्स्ट पर। संरचनावाद में टेक्स्ट पर जोर दिया जाता है, ना कि मनोविश्लेषणवाद। हमने आपको मनोविश्लेषणवाद भी डेप्थ में पढ़ाया, क्या है, किस तरह क्या है। दूसरी बात, संरचनावाद भी हमने समझाया कि संरचनावाद में जो मूल जोर जो होता है वो टेक्स्ट पर दिया जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है
कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है। हमने बताया था संरचनावाद के प्रवर्तक, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिखना कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है। नेक्स्ट है शिवपाल गौ। देखिए ये दूसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा है। पिछली बार भी हम राग दरबारी के शिवपालगंज की चर्चा किया था और फिर रिपीटेड क्वेश्चन। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम क्वेश्चन को दोस्तों नहीं समझेंगे, सवाल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यही क्वेश्चन है कि शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। पहले ही हमने कर लिया, बहुत इजी है, राग दरबारी में किया गया है दोस्तों। शिवपाल गांव का चित्रण जो है राग दरबारी उपन्यास में किया गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राग दरबारी उपन्यास किसका है। बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, मतलब कि जो कमेंट नहीं कर रहे हो मुझे तो यही लगेगा आपको आता नहीं है। और बहुत ही मतलब श्रीलाल शुक्ल का है और पूरी उपन्यास का क्रम भी हमने क्लास में बताया था। जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु का है, आधा गांव जो है आधा गांव टॉपी शिकला मासूम राजा का है, बलचनमा नागार्जुन का है। ये सब याद रखना है, बहुत जरूरी है याद रखना। अब मैं अंतिम लेता हूँ, एक सेक्शन और हमें बचेगा जिसमें अगले क्लास में लेंगे। मैं जानता हूँ बच्चे को मैं देखता हूँ तो मुश्किल से बच्चे 10 मिनट 5 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद स्किप कर जाते हैं, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक या तो आपने साहित्य बिल्कुल नहीं पढ़ा है, समझ नहीं आ रहा है, या पहले से सब कुछ आता है। पहले से सब कुछ आता है तो फिर स्किप करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करने में आगे देखिए। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है तो जरूर क्लास ज्वाइन करके एक बार साहित्य को पढ़िए। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, नीट जीआरएफ तो करना ही है, साथ ही बिना साहित्य पढ़े जो साहित्य के स्टूडेंट हो, नौकरी की संभावना दोस्तों बिल्कुल बहुत कम है, नहीं है। क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई स्तर का होता है। यूपी के एग्जाम देखेंगे तो 90, हिंदी में तो 100 क्वेश्चन पूछेगा तो 98 कट ऑफ चला जाता है। 120 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 117 118 कट ऑफ चला जाता है। तो उस कंडीशन में जब तक साहित्य पे पूर्ण पकड़ नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। हम दूसरे पर कितना आरोप लगाएंगे, किसी न किसी होता है तो आप ही के बीच से किसी बच्चों का, तो हम अपने माँ बाप पे, अपने गुरु पे या बाह्य दुनिया पे बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि जब वो फेल करता है तो खुद को आरोपित नहीं करता है कि हमने कम पढ़ा है, वो बिल्कुल दूसरे पर आरोप लगाता है। तो हमें दूसरे पर आरोप लगाने से फायदा नहीं होगा, हमें समझना होगा हमारे अंदर की कमियों को, हमारे अंदर क्या कमी है। मैं खुद 3 सब्जेक्ट में जीआरएफ हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कमी नहीं है, मैं भी आईएएस की तैयारी किया, हमारे अंदर भी मैंने उन कमियों को देखा। आज भी साहित्य में पढ़ाता हूँ, इतिहास में पढ़ाता हूँ, जहां मुझे कमियां लगती है उन कमियों को मैं दूर करता हूँ, खुद ही दूर करता हूँ। हर बैच में मैं कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहता हूँ। क्यों? तो मुझे लगता है कि और डेप्थ में पढ़ना है, नई नई चीजें आ गई, क्योंकि जब भी पेपर होता है कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाता है, कुछ ना कुछ बदल जाता है। तो उस बदलाव के अनुसार दोस्तों हमें भी पैटर्न में बदलाव करना होता है। हम भी अपने आप को बदलते हैं, अपनी कमियों को ढूंढते हैं। दोस्तों मानव वही महान होता है जो अपनी कमियों पे काम करता है, अपनी कमियों को दूर करता है। जिस दिन आप अपने कमी को दूर कर लेंगे ना, हर एग्जाम आपके कदम चूमेंगे, हर एग्जाम में आप फायर होंगे। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, उपन्यास मानवोत्तर जीवन का निषेध करता है। उपन्यास जो है मानवोत्तर जीवन यानी कि मानव के बाद का जीवन का निषेध करता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। बहुत सारे उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो वो मानव से हट के मानवोत्तर जीवन की भी चर्चा करता है, इसलिए ये गलत। इसलिए मैं कहा कि संपूर्ण वो उपन्यास क्या है ये समझोगे ही नहीं, फिर ये सवाल तो आपसे गलत हो जाएगा। तो मतलब कह रहा है उपन्यास जो है मानवोत्तर जीवन का निषेध करता है, बिल्कुल गलत है। निषेध नहीं करता है, उसको भी अपने में समा लेता है। दूसरा है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर, यह बात सही है कि मानवोत्तर जीवन पे कम बल देता है, क्योंकि वह मानव चरित्र पर विशेष बल देता है, ये सही है।
यह कहता है निषेध कर देता, बिल्कुल निषेध नहीं करता है, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिसंबर 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का एक और सेक्शन है, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, वहाँ से आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, पर्सनल व्हाट्सएप पे उसी नंबर लेकर के हमें मैसेज भी कर सकते हो। कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तब भी आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सुझाव देंगे। अगर आप चाहते हो कि हम 8 से 10 फ्री क्लास सर का लेकर देखें तो मोस्ट वेलकम है। आप क्लास लेकर देखिए, पसंद आए तभी ज्वाइन करना। हमारे यहाँ कोई दबाव नहीं होता है, ना ही मैं कोई रजिस्ट्रेशन फी लेता हूँ। जब तक आप अपने डिसाइड ना कर लो, समझ ना लो कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तब तक आप क्लास ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।